इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका असर पूरे यूरोपियन कॉलोनीज में भी पड़ा। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति शुक्ला एंड वेलकम बैक टू फ्यूके एजुकेशन। अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज। लेकिन इससे पहले हमने लास्ट सेगमेंट में क्या पढ़ा था कि हैंड लेबर्स और स्टीम पावर की क्या इंपॉर्टेंस रही। हैंड लेबर्स और मशीन्स दोनों ही अपने अपने लेवल पे कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे थे प्रोडक्शन में, जहाँ पे हमने उस टाइम के उस फेज के एंड में देखा था कि चीजें जैसे कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी बढ़ावट हमने देखी, जहाँ पे रेलवे स्टेशंस, इंडस्ट्रीज और अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स ये सब बननी शुरू हुई और बहुत ज्यादा प्रॉस्पर की। ठीक है, लेकिन हम इस सेगमेंट में थोड़ा सा कॉलोनीज स्पेसिफिक चीजें समझेंगे ना, यूरोप के अंदर की बात नहीं, जहाँ पे यूरोपियन कॉलोनीज थी, जहाँ पे यूरोप के पीपल रूल करते थे, जहाँ पे उनको कंट्रोल करके रखा था, उस एरिया में क्या चल रहा था हम इस सेगमेंट में समझेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, हम स्पेसिफिकली इस सेगमेंट में इंडिया के से रिलेटेड कुछ चीजें समझेंगे। ठीक, नाउ हाउ अ कॉलोनी इंडस्ट्रियलाइजेस। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक नई टेक्नोलॉजी के मदद से लार्ज अमाउंट ऑफ फैक्ट्री सेटअप होना और प्रोडक्शन का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना। गेटिंग इट? पर एक कॉलोनी कैसे इंडस्ट्रियलाइज होती है? ठीक है, क्योंकि हमने देखा यूरोप में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, यूरोप में ही मशीन की बनना शुरू हो रहा है, इन्वेंशंस हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं। गेटिंग इट? बट उसका असर कॉलोनीज में कैसे आ रहा है? एक कॉलोनी कैसे क्या हो रही है, इंडस्ट्रियलाइज कैसे हो रही है? ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, जब हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, आई होप सबको पता हो, याद भी हो, आई होप याद हो, अभी तक सब कुछ याद हो। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब हम देखते हैं कि एक जगह पे रेवोल्यूशन हो रहा है तो वो पूरे पूरे यूरोप को अफेक्ट कर रहा है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा है, इटली का फॉर्मेशन हो रहा है, जर्मनी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जब हम एक जगह पे एक अपसर्ज देखते हैं, एक रेवोल्यूशन देखते हैं और उसका इम्पैक्ट पूरे एरिया में देखते हैं, तो क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां यूरोप में हो रहा है, तो क्या वहां पे उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? अपने यूरोपियन कंट्रीज में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पर जहां जहां इनके पदचिन्ह पड़े हैं वहां वहां भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारे पिछले चैप्टर्स में भी हमने ये चीजें पढ़ी थी कि जब यूरोप के पीपल किसी कॉन्टिनेंट पे जाते थे तो डिजीज भी साथ में लेके जाते थे, आइडियाज भी साथ में लेके जाते थे। राइट, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में हमने समझा होगा, सुना होगा, कहीं ना कहीं कोई आइडिया होगा, आप लोगों को याद होगा, है ना? तो उस टाइम का अगर हम लोग देखते हैं तो जब चीजें साथ में चल रही हैं, कोई यहाँ से लेके जा रहा है, चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, तो व्हाई नॉट इंडस्ट्रियलाइजेशन? राइट, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने भी अपना असर कहाँ कहाँ दिखाया? हर कॉलोनीज में जहाँ पे यूरोपियंस गए थे। राइट, ओके, नाउ तो अपन देखेंगे द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। ठीक है, अभी पहले हम इंडिया स्पेसिफिक चीजें समझेंगे कि इंडिया में क्या चल रहा था, प्रोडक्शन कैसे होता था, फैक्ट्रीज होती थी या नहीं होती थी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या रहा, इंडिया की कॉलोनी पे क्या रहा। ठीक है, तो सिल्क एंड कॉटन हमने हमेशा से पता है, सबको पता होना चाहिए ये फैक्ट कि सोने की चिड़िया, सिल्क, कॉटन, ये सारी सिल्क रूट से ट्रेड हुआ करती थी। स्पाइसेस हमारे दिमाग में ऑलरेडी होना चाहिए कि इंडिया इन सब चीजों में बहुत ही प्रॉस्पेरिटी में रहती थी। तो सिल्क एंड कॉटन याद रखना, गुड फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में हमारे सिल्क, इंडिया के प्रोड्यूस्ड सिल्क एंड इंडिया के प्रोड्यूस्ड कॉटन बहुत ज्यादा फेमस थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि पूरे वर्ल्ड में नहीं थी चीजें, पूरे वर्ल्ड में ही कॉटन की कमी थी, अकाल पड़ा हुआ था, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कॉटन की वैरायटी है, जो कॉटन की क्वालिटी है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड वो सिर्फ इंडिया में मिलता था। वो फाइनल क्वालिटी वाला, जो फाइनल वेराइटी वाला, क्वालिटी वाला जो कॉटन था, वो सिर्फ इंडिया में मिलता था। ठीक है, और इसीलिए इसका बहुत ज्यादा डिमांड थी और ये पूरे वर्ल्ड के मार्केट को क्या करता था, डोमिनेट करता था। नाउ अ वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू द मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट्स। ठीक है, मेन कॉलोनियल जो पोर्ट्स थे, वहां से ये सिल्क और कॉटन के फाइन वेराइटीज को ट्रेड किया जाता था। ठीक है, बहुत वाइब्रेंट सी रूट मतलब बहुत ही वाइब्रेंट ट्रेड, मतलब कभी रुकने वाला नहीं है, मतलब
बहुत ज्यादा लेवल पे हो रहा है, यहाँ से ट्रेड हो रहा है, वहां से ट्रेड हो रहा है, बहुत बिजी रहता है, कुछ ना कुछ पूरे टाइम इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता ही रहता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। नाउ सूरत ऑन द गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड रेड सी पोर्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कुछ पोर्ट्स के नाम, जैसे कि सूरत और गुजरात, ये दो ऐसे कोस्ट वाले पोर्ट थे जो बहुत ही बिजी रहते थे, बहुत ही बिजीएस्ट पोर्ट थे, जो कि रेड सी को और गल्फ पोर्ट्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते थे, ठीक है। गल्फ पोर्ट्स और रेड सी जानते होंगे, वो अपना सऊदी अरेबिया वाला रीजन, पर्शियन गल्फ और इस तरफ रेड सी, ठीक है। तो यहाँ वाले पोर्ट्स को बहुत ज्यादा क्या करते थे, कनेक्ट करते थे, और यहाँ से सामान वहां पहुंचाया जाता था, ठीक। अब वो मसूलीपट्टनम एक कोरोमंडल कोस्ट पे एक पोर्ट है, ठीक है, एंड हुगली इन बंगाल हैड ट्रेड लिंक्स विथ साउथ एशियन एयरपोर्ट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी ऐसे बताती हूँ कि ये इंडिया है, ये इंडियन कोस्ट है, ठीक है, ये बंगाल समझ लो, कैसे समझाऊं बंगाल, एक मिनट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्यारा इंडिया का प्यारा पेनिनसुलर रीजन, ठीक है। यहाँ से ये गुजरात वाले पोर्ट्स, गुजरात वाला सूरत वाला ले लो, ठीक है, और यहाँ से बंगाल का हुगली ले लो, ठीक है, ये बंगाल का हुगली है, ठीक है। मसूलीपट्टनम ले लो यहाँ पे तमिलनाडु का, मसूलीपट्टनम, ठीक। ना इधर गुजरात का कौन कौन सा पोर्ट था गुजरात का, सूरत और, हाँ सूरत इन गुजरात, तो ये सूरत इन गुजरात, ठीक है। अब ये जो पोर्ट है, ये सारे पोर्ट कहाँ कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, एक इधर से जा रहे हो आप सऊदी अरेबिया, ठीक है, रेड सी एंड गल्फ रीजन, पर्शियन गल्फ, सऊदी अरेबिया है, इसी के इस तरफ पर्शियन गल्फ पड़ता है और इस तरफ रेड सी पड़ती है, ठीक है। ये सऊदी अरेबिया वाला रीजन है, ये ईरान इराक वाला रीजन है, ऐसे पूरा एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से इंडिया किसको ट्रेड कर रहा है, सऊदी अरेबिया को, रेड सी में यहाँ पे, ठीक है। और इस तरफ क्या कहाँ पे जा रहा है, साउथ एशियन नेशन, ये साउथ एशियन नेशन है। साउथ एशियन नेशन कौन से होते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, देन हो गया थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस, ये सारे रीजन है। अपना मेजर यहाँ पे म्यांमार और ये साउथ इंडोनेशिया, ये वाले रीजन से थोड़ा ज्यादा कनेक्शन था, ठीक है। तो यहाँ से ये लोग इधर जा रहे हैं, इतनी चीज समझ में आ रही है। तो जब ये वाइब्रेंट ट्रेड हम देख रहे हैं और ऐसे पोर्ट्स हम देख रहे हैं, दैट मीन्स कॉटन और सिल्क का डोमिनेशन कितना ज्यादा होगा, ये हम एक आइडिया लगा सकते हैं, गेटिंग इट। तो मसूलीपट्टनम मंदकोरण, ये दो चीजें अलग अलग एरिया को, इंडिया के पेनिनसुलर रीजन को, इंडिया के पोर्ट को अलग अलग एरियाज में क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, और कॉटन एंड सिल्क को एक बहुत बढ़िया लेवल पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। नाउ इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स इन्वॉल्व इन दिस नेटवर्क इन द नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। अब क्या हो रहा है, ये लोग कौन है, ये जो प्रोड्यूस कर रहा है वो नहीं बेच रहा है, ठीक है। मैंने बताया था या पिछले लास्ट सेगमेंट पे कि यूरोपियन मार्केट में क्या हो रहा है, लोग कंट्री साइड में जा रहे हैं, बोल रहे हैं लो सामान, लो पैसे, और आप प्रोड्यूस करके हमको दो, हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ठीक वैसे ही ये मर्चेंट्स क्या कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहा है उनसे ले रहे हैं, उनसे ये खरीद रहे हैं, ठीक है। दे आर टेकिंग प्रोड्यूस या प्रोड्यूसर्स, ठीक है, और इसको क्या कर रहे हैं, ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, ठीक। अब ये कौन मर्चेंट है, इंडिया के मर्चेंट्स भी इन्वॉल्व है, और कॉलोनीज में जो ब्रिटिश के ऑफिशियल्स थे इंडिया में वो भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ये वो मर्चेंट और ये वो बैंकर्स हैं जो कॉलोनीज के ऑफिसर्स के मदद से थोड़े बहुत मिडिल क्लास में ऊपर उभरे थे, और जो ट्रेडिशनली भी काम कर रहे थे, गेटिंग इट। फाइनेंसिंग प्रोडक्शन, इन लोगों का क्या काम था, कैसे ये लोग करते थे, ये सब चीजें खरीदते थे, करते थे, ये तो ठीक था, लेकिन क्या करते थे, प्रोडक्शन को भी फाइनेंस करते थे। कैसे, अगर कोई विलेज में प्रोडक्शन हो रहा है और इनको चाहिए मनी, ठीक है, मनी चाहिए, तो बोलते हैं लो भैया मनी लो, इंटरेस्ट रेट दे देना हमको, ठीक है, वापस इंटरेस्ट रेट दे देना, ठीक। नाउ कैरिंग गुड्स के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर देते थे, ठीक है, कि लो भाई तुम परेशान क्यों हो रहे हो, हम ट्रांसपोर्ट कराएंगे, लेकिन इतना हम तुम्हारे पैसों में से काट लेंगे, ठीक। सप्लाइंग एक्सपोर्टर, अब सपोज करो ये है हमारा एक मर्चेंट और ये दूसरा है ट्रेडर, ठीक है,
और इसको करना है एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये दोनों मर्चेंट्स और बैंकर्स, ये लोग तो ऑलरेडी नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट का हिस्सा थे, है ना। तो ये क्या करेगा, इसको सप्लाई भी करेगा ट्रेडर को, ताकि वो क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। नाउ प्रोक्योर्ड द वुवन क्लोथ फ्रॉम वीविंग विलेजेस, यही बताया मैंने, जो विलेज है, ठीक है, विलेज में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वीविंग हो रही है, ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है, और यही प्रोडक्शन को ये लोग प्रोक्योर करेंगे, और प्रोक्योर करने के बाद ये लोग क्या करेंगे, इस नेटवर्क में भेज देंगे। देखो इसको भी मैं को फ्लो चार्ट में बताती हूँ कि ये विलेज है, विलेज में प्रोडक्शन हो रहा है। अब ये प्रोडक्शन को क्या क्या करेंगे, ये लोग प्रोक्योर करेंगे। प्रोक्योर करना मतलब कलेक्ट करना, ठीक है, कलेक्ट करना, ठीक है, प्रोक्योर करना, कलेक्ट करना, ठीक। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये कौन कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट कौन कर रहा है, हमारे इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स, ठीक है। और ये बैंकर क्या कर रहे हैं, इन लोगों को फाइनेंशियल एड भी दे रहे हैं, फाइनेंशियल एड, गेटिंग इट। और फिर अब ये फाइनेंशियल एड दे रहे हैं, ये इनको प्रोक्योरमेंट और इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है, ये और ये इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट नेटवर्क में सप्लाई करेंगे, सप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये नेटवर्क क्या करेगा, अलग अलग देशों में पोर्ट्स के थ्रू एक्सपोर्ट कर देगा, गेटिंग इट। तो ये चीज आई होप यहां तक समझ में आना चाहिए कि ये चीजें चल कैसे रही हैं, किस किस फ्लो में चल रही हैं, और कैसे हो रहा है प्रोक्योरमेंट और जो भी चीजें हो रही है, ठीक है। एक्सपोर्ट मर्चेंट हैड ब्रोकर्स हु नेगोशिएटेड प्राइस एंड बॉट गुड्स एंड सप्लाई मर्चेंट्स ऑपरेटिंग इनलैंड, ठीक है। अब यही एक्सपोर्ट जो मर्चेंट थे, ठीक है, ये है वो इंडियन मर्चेंट और एक एक्सपोर्ट मर्चेंट, तो मर्चेंट अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, एक ब्रोकर रखते हैं कि भाई तू एक काम कर, ये काम मेरा करवा दे, इतने रुपए में करवा दे, मैं तुझे इतना पैसा दे दूंगा और बाकी हम एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इनलैंड मर्चेंट्स बैठे रहते थे, जो कि यहाँ की वहाँ एक ट्रेड करते थे और प्रॉफिट कमाते थे। यही जुगाड़ वाला सिस्टम यहाँ पे चल रहा था, गेट इट, ओके। नाउ अब the shift from the old ports to the new ones was an indicator of growth of colonial power, ठीक है। अब क्या हुआ, इतना ज्यादा ट्रेड होने लगा कि एक ओल्ड पोर्ट को क्या करना पड़ा, एक्सपैंड करना पड़ा, न्यू पोर्ट्स बनाने पड़े, ठीक है। अब देखो जब भी ऐसा होगा कि भाई, अब देखो ओल्ड पोर्ट काम चल रहा है, अगर ज्यादा ट्रेड होता ही नहीं तो ओल्ड पोर्ट को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, ट्रांसफॉर्म की जरूरत ही नहीं है, नो नीड, राइट। लेकिन व्हेन वी सी वाइब्रेंट ट्रेड हो रहा है, ठीक है, इन लास्ट स्लाइड वी सॉ ना कि देयर इज अ वाइब्रेंट ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज थ्रू दीज पोर्ट्स, दैट मीन्स दैट ट्रेड इज मोर प्रॉस्पेरस, it is bringing prosperity. That is why old port cannot sustain these trades and new port should be introduced, getting it. So European companies control trade through the मतलब ये वाला बताया नहीं मैंने तो ये जो ओल्ड पोर्ट्स और न्यू पोर्ट्स का ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट मीन्स पोर्ट्स का एक्सपेंशन हो रहा है और नए पोर्ट्स बन रहा है, मतलब ज्यादा ट्रेड हो रहा है। दैट मीन्स अब जैसे नया ब्रांच खोलोगे तो नया ब्रांच क्यों खोल रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये चल रहा है ये बिजनेस, अब जब ये बिजनेस चल रहा है तो हम और ब्रांचेस डाल देते हैं और प्रॉफिट आएगा। ठीक उसी तरह से इसका इंडिकेशन क्या है कि कॉलोनियल पावर क्या कर रहा है, प्रॉस्परस कर रहा है। कॉलोनियल ट्रेड जो क्या कर रहा है, प्रॉस्परस कर रहा है, प्रॉस्पर कर रहा है थ्रू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। और मतलब ये बैकग्राउंड दे रहे हैं, ठीक है। मैनी ओल्ड ट्रेडिंग यूरोपियन कंपनीज कंट्रोल्ड ट्रेड, European countries controlled trade through the new ports and were carried in the European ships. वही है, ट्रेड कैसे कर रहा है, यूरोपियन शिप्स के थ्रू। Many old trading houses collapsed and those who wanted to survive had to operate within the network shaped by European traders and company. अब क्या हुआ ना, यूरोपियंस के आने के बाद
यूरोपियंस के आने के बाद चीजें बहुत काफी हद तक बदलती। इंडियन मर्चेंट्स तो थे ही, लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे, पहले राजा महाराजाओं के अंडर भी काम कर रहे थे, यूरोपियंस आते थे उनके साथ भी काम करते थे, पर यूरोपियंस ने जो अपना रूल स्टेब्लिश किया तब सब कुछ यूरोपियन के हिसाब से होने लगा, और जो कि क्या अफेक्ट करने लगा, ऑफ कोर्स अफेक्ट करेगा। तो दिस अफेक्टेड द ऑपरेशन ऑफ द इंडियन मर्चेंट्स और इंडियन प्रोडक्शंस, ठीक है, ऑन विच इज वाई सारी चीजें अकॉर्डिंग टू यूरोप के ट्रेड के हिसाब से हुआ करती थी। यूरोप ही डिसाइड करता था, यूरोपियंस ही डिसाइड करते थे कि हाउ दिस ट्रेड विल बी मैनेज, कौन से पोर्ट काम करेंगे, कौन से पोर्ट नहीं काम करेंगे, कौन से मर्चेंट काम करेंगे, कौन से मर्चेंट काम नहीं करेंगे। गेटिंग इट? तो ओल्ड ट्रेडिंग हाउसेस क्या हो गए, खत्म होने लगे, ठीक है, जो इंडिया के द्वारा, इंडियन पीपल के द्वारा या बहुत ही चातुर भरे लोगों के द्वारा काम किया जाता था, बट उसको और भी चतुराई से कोलैप्स करवा दिया गया और इनका सिस्टम नेटवर्क चलने लगा। गेटिंग इट? इनका, यूरोपियन का। नाउ व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स? अब यूरोपियंस आए, टेक्नोलॉजी लाए, यूरोपियंस का टेक्नोलॉजी हो गया था, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जब वो खुद भी आ रहे हैं नई नई चीजें लेके, तो क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके नहीं आएंगे? आएंगे ही लेके। तो क्या हुआ जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आते हैं, ठीक है, after East India Company established political power in India, it developed a system of management and control that would eliminate what? That would eliminate competition, control cost and ensure regular supplies of cotton and silk goods, ठीक है। अब इन लोगों का क्या मोटो था? एक तो रेवेन्यू लेना है, दूसरा जितना भी प्रोडक्शन है सब हमको मिले, जो प्रसाद चढ़े, जो फूल चढ़े, जो खाना मिले, जो भी चढ़े सब हमें चढ़े, ऐसा इनका मेंटालिटी थी, ठीक है। तो इनने क्या किया कि उनने पूरा जोर लगा दिया कि वट एवर वी कैन डू टू एलिमिनेट दीज कॉम्पिटिशन, हाउ वट एवर वी कैन डू टू एस्टेब्लिश आवर कंट्रोल, ठीक है, ओवर द कॉस्ट, वी कैन डू एंड वी विल डू, ठीक है। किसने बोला? ये यूरोपियन पावर्स ने बोला। तो ऐसा सिस्टम बनाया जहां पे कंपटीशन रह ही नहीं गया और कॉटन और सिल्क का पूरा होल पावर किसके ऊपर आ गया? यूरोपियन पावर्स के ऊपर। इट वॉज स्टेब्लिश्ड बाय फॉलोइंग सीरीज ऑफ स्टेप। कैसे हुआ? ठीक है, फॉलोइंग सीरीज ऑफ स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप थी? बाय एलिमिनेटिंग एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स, ठीक है। मैं 1 मिनट यहाँ पॉज ले लूं। It was established by following a series of steps. अब कौन कौन से स्टेप हैं ये? By eliminating existing traders. क्या कर दिया? पहले ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं, बताया ना मैंने अभी यहाँ पे पहले ही, कंपटीशन को हटाना है। दैट मीन्स जो ऑलरेडी इंडिया के ट्रेडर्स हैं या ऑलरेडी कोई और यूरोपियन पावर के जो ट्रेडर्स हैं उनको हटाओ, ठीक है, अपना सोल एंड होल कंट्रोल ब्रिटिश का लाओ, ठीक है। And then brokers connected with the cloth trade, establishing more direct control over the weavers, ठीक है। इन्होंने बोला कि वीवर, देखो क्या हो रहा है, वीवर जो है ना वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर मतलब एक प्रोसेस है, ब्रोकर है, ठीक है, ब्रोकर के बाद आते हैं मर्चेंट्स, ठीक है। अब ये चाहते हैं, ये जो ब्रोकर है क्या करता है कि इसको बोलता है भाई तू इतने प्राइस पे वीव करके दे दे, इतना पार्ट मैं रख लूंगा, इतना पार्ट मर्चेंट को बेच दूंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा। फिर मर्चेंट भी क्या करता है और इसको बेच के आगे फर्दर प्रॉफिट कमाता है। दैट मीन्स एक चेन चल रहा है, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स चाहते थे, ब्रिटिश चाहता था या यूरोपियन पावर्स चाहते थे कि ये डायरेक्ट कंट्रोल एस्टेब्लिश हो, ठीक है, ये दोनों को टाटा बाय बाय, ठीक है, इन दोनों को हटाओ और डायरेक्ट कंट्रोल स्टेब्लिश करो वीवर्स। मतलब ब्रिटिश ही जाएगा, प्रोक्योर करेगा और ब्रिटिश ही मतलब पैसे देगा, ब्रिटिश ही प्रोक्योर करेगा और ब्रिटिश ही आगे मार्केट में क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो दे वांटेड टू हैव अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर्स, ठीक है, बाय प्रिवेंटिंग कंपनीज वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विथ अदर बायर्स। अब बोला है कि ये जो कंपनी या वीवर्स हैं, जो ये लोग जो वीवर्स हैं, कहाँ गए वीवर्स, ये वीवर्स हैं, ये लोग सिर्फ मेरे से बात करें,
मेरे प्रॉफिट का काम करवाएं और किसी भी कंपनी से किसी भी प्रॉफिट का काम ना करे, सारा प्रसाद हमको चढ़े, सारा प्रॉफिट हमको आए, ठीक है। किसी और से कोई कंपनी वाला काम नहीं करना है, ठीक है। ये इनका कहना था, कंपनी फ्रॉम डीलिंग विद एनी अदर बायर्स, ठीक है, कि भाई हम ही जो है करता धरता है, आपको किसी और को अपना सामान नहीं बेचना है, सिर्फ ब्रिटिश को बेचना है, ठीक है, क्योंकि उनको डायरेक्ट कंट्रोल एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि उनको डायरेक्टली कॉटन और सिल्क का कंट्रोल अपने हाथ में गेन करना है। गेटिंग इट? नाउ the weavers were granted a loan by the raw materials to buy the raw materials one an order was placed, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ब्रिटिश ने बोला भाई तुम आज चलो और प्रोड्यूस करो, हम तुमको क्या कर, जैसे ही ऑर्डर बन गया कि हाँ भाई हमको इतना सामान चाहिए, तो वीवर्स को क्या कर दिया जाता था, पैसे दे देते। पैसे ऐसे नहीं दे रहे हैं, बहुत ही चातुर थे, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लेवल पे, बहुत ही ज्यादा कनिंग पर्सनालिटीज हम देखते हैं ब्रिटिश की। क्यों? क्योंकि दे आर फॉर प्रोड्यूसिंग, दे आर बाइंग दीज थिंग्स एंड दे आर नॉट बाइंग इट एट फेयर कॉस्ट, ठीक है, बट दे आर व्हाट ब्रिटिश इज डूइंग, दे आर लेंडिंग मनी टू वीवर्स, ठीक है, एंड नाउ दे आर मतलब लेंडिंग इन टाइप ऑफ लोन, okay, now they are asking weavers that please produce this amount of production and use this money for buying raw material, ठीक है, and now then produce it and now then sell it to us only, ठीक है। तो इनको रेवेन्यू भी वीवर से चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्शन करेंगे वो तो ये लोग खरीदेंगे, लेकिन इस प्रोडक्शन पे वो जो रेवेन्यू लेंगे वो भी तो यही ब्रिटिश ही लोग लेंगे ना, ये जो ब्रिटिश है वही लेगा रेवेन्यू, ठीक है, टैक्स भी यही लोग कलेक्ट करेंगे, मतलब पूरी तरह से इंटरेस्ट भी लेंगे, रेवेन्यू भी लेंगे और प्रोडक्शन तो ले ही लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वीवर्स को एक्सप्लॉइट करने का प्लान पूरा इन लोगों ने सेट किया। वीवर्स हु took loans needed to hand over the cloth they produced to the गुमास्तास। अभी गुमास्तास क्या होता है? गुमास्ता मतलब आज भी एक अग्रीमेंट टाइप का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो बनता है और जो उसका ओनर होता है उसको हमें देना पड़ता है, ठीक है। Now weaving required the labor for entire family with children and women all engaged in different stages of process। अब weaving क्या होता है ना, एक कॉटेज इंडस्ट्री काइंड ऑफ चीज होती है, फैमिली पूरी एक फैमिली बिजनेस होता है जहाँ पे लिटरली पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। जैसे कि एक फेज है स्पिनिंग का तो एक कोई करता है, थ्रेशिंग का एक कोई कर थ्रेशिंग, हाँ ये होता है, और फिर ऐसे करके मतलब उसको धुनाई करना है, फिर उसका थ्रेड बनाना है, उसको गीला करना है, धोना है, जो भी करना है, जो भी करते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो सारे प्रोसेस हर फैमिली मेंबर इन्वॉल्व होता है, उसको धोना है, साफ करना है, जो भी करना है ना। अर्लियर सप्लाई merchant had very close relation with weavers, but new gumastas were outsider, no social link was there with village। अब क्या, जो ब्रोकर्स थे ना वो ब्रोकर्स हटा दिए गए, गुमास्तास ला दिए गए, उनके साथ एग्रीमेंट कर दिया गया और बोला गया कि भाई आपको गुमास्तास को पे करना है, गुमास्ता होल्डर को क्या करना है, आपको जो भी पेमेंट करनी है, जो भी प्रोडक्शन देना है, सब कुछ आप उसी को दोगे, ठीक है। और पहले के जो लोग थे, पहले के जो ब्रोकर्स थे वो तो क्या थे, अपने विलेज के भाई बंधु रहते थे, कि जैसे चिट्ठी वाला आता है ना तो वो अपना पहचान का ही होता है, राइट। लेकिन ये जो लोग थे, ये लोग क्या होते हैं, बिल्कुल आउटसाइडर होते थे, ठीक है, और ये लोग विलेज का दर्द नहीं जानते थे, वीवर्स का दर्द नहीं जानते। गेटिंग इट? ओके, नाउ नेक्स्ट, In other places, weavers along with the village traders revolted opposing the company and its officials। अब क्या हुआ, एक स्टेज ऐसा आया कि वीवर्स को अपने आप ही समझ में आने लगा कि हम तो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और हमें इन सब चीजों के अगेंस्ट कुछ बोलना चाहिए। तो थोड़ा बहुत क्या हुआ, along with the villagers trader revolted against the company official कि भाई ये तो गलत कर रहे हो तुम हमारे साथ। Over time, many weavers began refusing loans, ठीक है। ये क्या हो गया, बहुत सारे वीवर्स बोले कि भाई हमको तुम्हारा ये स्टाइल समझ में आ गया है, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू विद अस, दैट मीन्स यू आर लेंडिंग अस लोन, यू आर इवन टेकिंग रेवेन्यू विद अस फ्रॉम अस, देन यू आर टेकिंग इंटरेस्ट फ्रॉम अस एंड यू आर टेकिंग द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम अस, ओके, तो यू आर इन शॉर्ट एक्सपर्टिंग अस टू हेल्प, राइट। तो ये इन्होंने बोला और इन्होंने फिर बोला कि भाई हम तो रिफ्यूज कर रहे हैं, हम नहीं बनाएंगे आपके लिए। क्लोजिंग डाउन देयर वर्कशॉप्स, टेकिंग एग्रीकल्चर लेबर, क्या हुआ कि इन्होंने अपना क्लोज कर दिया, अपना वर्कशॉप क्लोज कर दिया और एग्रीकल्चर लेबर को साथ में अपने सपोर्ट के लिए ले लिया।
Now, by the turn of 19th century, cotton weaver faced a new set of problem. ठीक है, अब क्या हो रहा है, 19th century स्टार्ट हो रही है और फिर एक नया टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। भाई मशीन्स के थ्रू तो आया ही था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू आया ही था, पॉलिटिकल पावर्स के थ्रू आया ही था, अब एक नया रीजन आता है। क्या आता है देखते हैं। मैनचेस्टर कम्स इन इंडिया। ठीक है, मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक सिटी है। ठीक है, बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th century, इंडिया विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। ठीक है, अभी हमने देखा था कि देयर वाज वाइब्रेंट ट्रेड ऑफ कॉटन एंड सिल्क फ्रॉम इंडिया। ठीक है, जब ब्रिटिश ने उतना आधिपत्य अपना नहीं स्थापित किया था, अपना कंट्रोल उतना इस्टेब्लिश नहीं किया था। ठीक है, उससे पहले प्रॉस्पेरिटी थी, वाइब्रेंट था हमारा क्या, ट्रेड। बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, it started declining in 19th century. What could be the possible reason? Let us understand. In early 19th century, export of British cotton goods increased dramatically. British cotton goods, ठीक है, यहाँ पे ये लोग कॉटन को स्पिंडल्स में बना के बड़े बड़े जो बेल्स है कॉटन के वो बनाते हैं और उसको फिर क्या करते थे, लेके जाते थे अपने यूरोप में। ठीक है, और उससे मशीन के थ्रू, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा लेवल पे वहां था। ठीक है, तो मशीन्स और लेबर्स वहां पे ज्यादा बना के रखे थे। यहाँ पे लोग मैनुअली सब कुछ प्रोड्यूस करवा रहे थे और सब कुछ लेके जा रहे थे यूरोप में, और फैक्ट्री लेवल पे कपड़े बनाते थे। ठीक है, चीप लेबर्स को यूज करके चीप गुड्स बनाते थे और फिर क्या हुआ, वही गुड्स क्या करके लाते थे यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे, इंडिया में। तो जैसे ही 19th सेंचुरी स्टार्ट होती है, वी सी अ बंच ऑफ, मतलब एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखते हैं, बहुत बड़ा पोस्ट देखते हैं डेवलपमेंट में। कौन से प्रोडक्ट का, ब्रिटिश के गुड्स का, ब्रिटिश के मेड मशीनरी, मशीन गुड्स का। ठीक है, और वही मशीन गुड्स क्या करते हैं वो लोग, जोरदार तरीके से इंडिया में या जो भी उनकी कॉलोनीज थी वहां पे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। At the end of the 18th century, the import of cotton piece goods was restricted to India. अब कॉटन के पीस गुड्स, अब सिंपल ये चीज है, ब्रिटिश को क्या करना था, बनाना था अपनी कंट्री में, यूरोप में, ब्रिटेन में उन लोगों को चीप गुड्स बनाने थे। ठीक है, जो कि उनको इंडिया में ही अगेन लाके सेल करना था। ठीक है, तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि इम्पोर्ट ऑफ कॉटन पीस गुड्स वाज रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिया। इंडिया में कॉटन का इंपोर्ट रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, कौन सा कॉटन, कॉटन मीन कॉटन का। ठीक है, नाउ इन इंडिया कॉटन वीवर फेस्ड टू प्रॉब्लम्स। अब इंडिया के वीवर्स को मेन प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही है, पहला, एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स्ड। ठीक है, एंड द लोकल मार्केट शैंक ग्लटेड विथ मैनचेस्टर्स इंपोर्ट। ये एक सिटी है ब्रिटेन में जहां पे यही ब्रिटिश गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है और बहुत ही लेवल पे हो रहा है। अब देखो चीजों को समझो क्या हो रहा है, एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखो क्या हो रहा है, इंडिया के कॉटन्स को लेके जा रहे हैं, इंडिया में कॉटन को बनने नहीं दे रहे हैं, हैंडक्राफ्टेड हैंडमेड कॉटन के कपड़े को नहीं बनने दे रहे ज्यादा, वो थोड़े बहुत लेवल पे बन रहा है, लेकिन बड़े लेवल पे क्या हो रहा है, कॉटन को जितना भी उगता है उसका प्रोसेसिंग करके उसको लेके जाते हैं वहां पे, सीधा बना देते हैं कपड़ा, थ्रेड्स को लेके कपड़े बना देते हैं। अब इतनी चीज समझो, अब क्या हो रहा है, वहां से कपड़े लेके आ रहे हैं, यहाँ पे बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, तब क्या होगा, हैंडमेड कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो टाइम लेते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करके चीजें बनती है, टाइम लगता है इसमें। लेकिन मशीन गुड्स क्या कर रहे हैं, फटाफट बन रहे हैं, शिप होके आ जा रहे हैं और पूरे मार्केट में फैल रहे हैं। ठीक है, जितना टाइम इन सब में लग रहा है उतना टाइम एक कपड़े कॉटन को ठीक से बनने में लगता है। ठीक है, तो उतना लेवल पे प्रोडक्शन कॉटन के कपड़े का इंडिया में नहीं हो रहा था जितना 3-4 बार वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जा रहा था इंडिया में ब्रिटिश के थ्रू। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ के कपड़े, यहाँ के बने हुए हाथ के कपड़े कम हो रहे थे और ब्रिटिश के लाए हुए मशीन मेड गुड्स के, मशीन मेड कपड़े, टेक्सटाइल बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ गए थे, जिसकी वजह से लोगों ने हैंड क्राफ्टेड हैंडमेड कपड़ों को खरीदना कम कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन या ब्रिटिश उसी कपड़े को बहुत ही सस्ते दामों में क्या कर रहा था, बेच रहा था। समझ में आया? अब क्या हो रहा है कि ब्रिटिश इसी को कम दाम पे यहाँ पे बेच रहा है। ठीक है, और हाथ से बने हुए गुड्स की प्राइस हमने समझ ही ली थी कि ये बहुत ज्यादा महंगी होती है ना। तो विच इज वाई पीपल प्रिफर्ड ब्रिटिश गुड्स ओवर
द हैंडमेड कॉटन क्लोथ्स, ठीक है। और इसी की वजह से हम देखते हैं कि मैनचेस्टर के इंपोर्ट्स की वजह से इंडिया में हमने देखा कि मार्केट हमारा कम हुआ, इंडिया के क्या बोलते हैं कॉटन का मार्केट कम हुआ, प्लस इंडिया की मार्केट कहीं कहीं जाके पूरी कोलैप्स भी हो गई। जो हैंडमेड इंडस्ट्री थी, ठीक है, हमारा जो एक्सपोर्ट था वो सब कुछ कोलैप्स कर गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, बाय 1860s वीवर्स फेस अ न्यू प्रॉब्लम। क्या नई प्रॉब्लम फेस की उन्होंने? दे कुड नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ गुड क्वालिटी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब रॉ मटेरियल वीवर्स को गुड क्वालिटी के मिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अब वीवर्स को मतलब ऐसा समझो कि अब ब्रिटेन क्या कर रहा है या ब्रिटिश क्या कर रहा है, कॉलोनीज वाले लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग डायरेक्टली एग्रीकल्चरल फार्मर से, एग्रीकल्चर से डायरेक्ट कॉटन, रॉ कॉटन उतार के लेके जा रहे हैं। अब क्योंकि उनके पास मशीन है तो स्पिनिंग वीविंग सब कुछ वो कर लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स वीवर का क्या काम है, वीवर और फार्मर दोनों अलग अलग है। फार्मर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, वीवर क्या कर रहा है, उसको और आगे बना रहा है, उसको और रिफाइन करके चीजें बना रहे हैं, गेटिंग इट। तो जब एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल ही वीवर को नहीं मिलेगा तो हाउ वीवर विल मेक दैट प्रोडक्ट, या कोई भी कॉटन का कपड़ा कैसे बनाएगा। तो ये चीजें होने लगी, सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिला उसको। Even the raw cotton export from India increased and due to which price increased, ठीक है। किस चीज की? रॉ कॉटन की प्राइस इंक्रीज हो गई और वीवर्स के बनाए हुए कपड़ों की, वीवर्स के बनाए हुए धुनाई किए हुए कपड़ों की प्राइस गिर गई, ठीक है। तो रॉ मटेरियल जब वीवर के हाथ में नहीं आएगा, सब एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो क्या वीवर कपड़ा बना पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, ओके, इट्स ऑब्वियस। By the end of the 19th century, other craftspeople faced yet another problem. अब other what they face problem? Factories in India began production, flooding the market with machine goods. मशीन गुड्स से क्या हो गया, पूरा इंडिया का मार्केट फ्लड कर चुका था। दैट मीन्स इंडियन मार्केट वॉज हैविंग मोर ब्रिटिश गुड्स दैन इंडियन हैंडमेड गुड्स, ठीक है। तो यही सारी चीजों ने क्या किया, क्राफ्ट पर्सन्स को और वीवर्स को क्या कर दिया, एक चैलेंज में ला दिया, एक डिलेमा में ला दिया कि अब सर्वाइवल क्राइसिस इज इनएविटेबल, ओके। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसके साथ मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू यूरोप रॉ मटेरियल्स और बाकी सारे मटेरियल्स को ज्यादा से ज्यादा यूरोप में पहुंचाना चाहता था, जिससे कॉलोनीज ने बहुत बहुत बड़ा नुकसान झेला। इसी के साथ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसे और डिटेल में पढ़ना हो तो फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।